पहले वीडियो में हमने जाना लेमार्कवाद के उद्विकासीय सिद्धांत। आज हम बात करेंगे डार्विनवाद के उद्विकासीय सिद्धांत, जो जाति का प्रादुर्भाव नामक पुस्तक में विस्तृत रूप से व्याख्यात है। साथ ही डार्विन ने उद्विकास को प्रकृति वर्ण द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया है और साथ ही डार्विन के सिद्धांत को प्रकृति वर्ण के नाम से भी जानते हैं, जिसमें डार्विन ने कुछ सिद्धांतों का उल्लेख किया है जो कि प्रकृति पर आधारित है। डार्विन कहते हैं कि प्रकृति ही वनस्पति व जीव जंतुओं का वर्णन करती है। तो आइए हम आज बात करें इसी को थोड़ा विस्तार में, जैसे डार्विन ने किन किन सिद्धांतों पर आधारित इनकी व्याख्या की है। पहला सिद्धांत, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। दूसरे सिद्धांत, अस्तित्व हेतु संघर्ष। तीसरा सिद्धांत, विभिन्नताएं और आनुवंशिकता। साथ ही चौथा, प्राकृतिक वर्ण। और पांचवा, वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में परिवर्तन। और एक और सिद्धांत, नई जातियों की उत्पत्ति। इस प्रकार से तो हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को थोड़ा अच्छे से समझने की प्रयास करें तो पहला सिद्धांत, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता को हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, यहाँ डार्विन यह बताने की कोशिश की है कि हर जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, जो अपनी जनसंख्या को गुणोत्तर अनुपात में बढ़ाते ही रहते हैं। डार्विन ने यह भी बताने का प्रयास किया है कि जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता तो होती ही है, लेकिन इसे प्रकृति संतुलन बनाए रखती है। जैसे हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे इतनी बड़ी जनसंख्या को अपने जीवन यापन के लिए भोजन, कपड़ा, सुरक्षा इत्यादि की तो जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकृति उनमें कंट्रोल या संतुलन बनाए रखती है। जैसे भोज्य पदार्थ में कमी, सुरक्षित निवास स्थान की कमी, प्रकृति, जलवायु, वातावरण इत्यादि का दबाव बना रहता है, जिसे हम इस प्रकार से उदाहरण देते हुए बोल सकते हैं कि हाथियों की प्रजनन शक्ति सबसे कम होती है। साथ ही इस तरह से बोल सकते हैं कि 90 वर्ष की आयु तक 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। यदि हम मान लें कि इन हाथी के सभी बच्चे जीवित रहें और सुरक्षित रहें और साथ ही साथ यह भी संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो, तो हम इस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं कि 750 वर्ष में लगभग 19 लाख हाथियों को जन्म दे सकता है। लेकिन इसमें प्रकृति अपनी संतुलन बनाए रखती है। साथ ही हम यह भी बोल सकते हैं कि एक साधारण मक्खी एक बार में 120 अंडा देती है। तो इस प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है कि 6 पीढ़ियों के बाद एक मक्खी के उत्पन्न मक्खियां करीब 80,000 क्यूब मीटर स्थान घेर सकती है। और एक और उदाहरण देते हुए हम बोल सकते हैं कि एक मछली एक बार में 47,000 तक अंडे देती है। यदि सभी अंडे विकसित हो और सभी से मछलियां उत्पन्न हो, तो कल्पना की जा सकती है कि इनकी संख्या संसार में कितनी होगी। कि जैसा हम जानते हैं कि प्रकृति वातावरण को नियंत्रण रखती है, इस प्रकार से उनकी संख्या लगभग संतुलित ही रहती है। इसी प्रकार डार्विन के दूसरे सिद्धांत की बात करें तो अस्तित्व हेतु संघर्ष। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी की जनसंख्या में जितने जीवित व्यक्ति हैं उससे कई ज़्यादा जन्म लेने वाले जीवों की संख्या है। इससे यह जान सकते हैं कि जीवन में हर स्तर पर प्रत्येक जीव जंतुओं में जीवित रहने के लिए संघर्ष होता ही रहता है। या फिर हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि अत्यधिक जनन क्षमता के कारण उनकी संख्याओं में तेजी होती ही रहती है, लेकिन दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधन उनके लिए पर्याप्त नहीं होती। इस कारण से उनकी संख्या में भी संतुलन लगभग बनी रहती। और साथ ही हम बोल सकते हैं कि उन जीवों में जीवित रहने के लिए संघर्ष होता ही रहता है। प्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे प्राणी से संघर्ष करता ही रहता है। इस संघर्ष को हम 3 प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, अंतरजातीय। यह संघर्ष एक ही जाति के प्राणियों के बीच होता है। दूसरा, अंतरजातीय। अंतरजातीय संघर्ष में विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच यह संघर्ष होता है। तीसरा,
प्राणियों का पर्यावरण और भौगोलिक स्थितियों में संघर्ष बना रहता है। जो भी प्राणी इस संघर्ष में अपने अस्तित्व को बचाने में सफल होता है वह अपने विकास कर्म को आगे बढ़ाता है, और जो नहीं बचा पाता वो धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व हेतु संघर्ष करता ही रहता है। अब हम डार्विन के तीसरी सिद्धांत के बारे में बात करें तो विभिन्नताओं और आनुवंशिकता। डार्विन कहते हैं कि प्रत्येक जीव एक दूसरे से भिन्न होता है। यहाँ तक कि हम जानते हैं कि एक ही जाति के दो जीव बिल्कुल समान नहीं होते, एक दूसरे से भिन्न रहते हैं। जैसे कि डार्विन विभिन्नताओं को बताते हुए बोले हैं कि विभिन्नताओं के बिना कोई परिवर्तन संभव नहीं। इसका मतलब यह है कि विभिन्नताओं के कारण ही एक नई युग उत्पन्न होता है, और आनुवंशिकता इन नए गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। इस प्रकार से तो स्पष्ट है विभिन्नताओं और आनुवंशिकता किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही कुछ विभिन्नताएं प्रकृति के अनुकूलन होती है तो वहीं कुछ विभिन्नताएं प्रकृति के प्रतिकूलन होती है। डार्विन ने यह भी अपने इस सिद्धांत में बोला है कि ये विभिन्नताएं वंशानुगत होती है, और दूसरी ओर बोल सकते हैं कि जो विभिन्नताएं आनुवंशिक नहीं होती वे उद्विकासीय क्रम में भाग नहीं लेती, वह धीरे धीरे करके विलुप्त होती ही जाती है। अब हम बात करें चौथे सिद्धांत की, प्राकृतिक वर्णन की। तो प्राकृतिक वर्णन डार्विन के अनुसार प्राकृतिक वर्णन में सिर्फ वे प्राणी ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण के अनुकूलन बना पाते हैं और अस्तित्व हेतु संघर्ष करते रहते हैं। लेकिन वहीं ऐसे जीव जंतु जो वातावरण के अनुकूलन नहीं बना पाते, प्राकृतिक उनका वर्णन नहीं कर पाती, साथ ही वह विलुप्त हो जाते हैं या कालांतर में भी धीरे धीरे करके विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो भी प्राणी अपने जीवन संघर्ष में विजय होता है उनके लिए विभिन्नताएं लाभदायक होती है। प्राकृतिक वर्णन को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि गर्म प्रदेशों में रहने वाले व्यक्तियों की नाक छोटी होती है और चौड़ी होती है। इसका कारण यह है कि जब गर्म हवा नाक में प्रवेश करती है तो अधिक स्थान होने के कारण गर्म हवा जल्दी ठंडी हो जाती है और साथ ही फेफड़ों पर इसका असर कम पड़ता है। तो दूसरी ओर हम यही देखें कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की नाक लंबी और पतली होती है, जिससे वायु जब नाक में घुसती है तो नाक के पतले और लंबे होने के कारण गर्म हो जाती है और इससे फेफड़ों पर असर कम पड़ता है। इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संघर्ष में वातावरण की अनुकूलन जीवों में जीवित रहने और इसके विपरीत अनुकूलन बनाए रखने को ही डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन का नाम दिया है। अब हम बात करते हैं डार्विन के पांचवें सिद्धांत के बारे में, जो वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में परिवर्तन है। जैसा कि टॉपिक से ही स्पष्ट है कि वातावरण में परिवर्तन के कारण ही जीवों में परिवर्तन होता है। जहाँ तक वातावरण के जीवों में परिवर्तन होने का प्रश्न है, किसी भी जीव के विषय में यह नहीं कहा जा सकता है कि वातावरण सदा एक सा ही रहेगा या नहीं रहेगा। इसलिए कोई विभिन्नताएं जो एक विशेष वातावरण के अनुकूलन थी वह वातावरण में परिवर्तन के कारण उन जीवों के लिए प्रतिकूलन भी साबित हो सकती है। जैसे हम वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवों में परिवर्तन को इस प्रकार के उदाहरणों से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर बड़े बड़े पहाड़ हुआ करते थे, ठंड के कारण पेड़ पौधों का नाश हुआ और बड़े बड़े सर्प जंतु जो पहाड़ों पर चढ़ने में सक्षम थे और अपने को वातावरण के अनुकूलन बनाने में सक्षम थे, समाप्त हो गए। साथ ही साथ हम यह भी बोल सकते हैं कि छोटे छोटे सर्प जंतु जिन्होंने अपने को नए वातावरण के अनुकूलन बदल लिया, जैसे वे मांसाहारी हो गए और कम जगह में रहना और ठंड से बचने में सक्षम रहे, वे जीवित रहे। इस प्रकार से डार्विन ने पांचवा सिद्धांत दिया। अब डार्विन के छठे सिद्धांत की बात करें तो नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन ने नई जातियों की उत्पत्ति के सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि जीवों में इस परिवर्तन के अनुकूलन विभिन्नताओं के कारण किसी भी जीव में परिवर्तन होता रहा है। जैसे कई पीढ़ियों तक निरंतर जीवन और संघर्ष करते रहने के कारण
यह जीव हर पीढ़ी में अपने पूर्वजों से कुछ न कुछ भिन्न या कुछ न कुछ विशेषताओं होती थी, और साथ ही यह एक समय ऐसा भी आया जब अपने पूर्वजों से इतना भिन्न हो जाते हैं कि वह एक नई जाति को जन्म देते हैं, जिसे नई जातियों की उत्पत्ति भी कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरणों के द्वारा भी समझने के प्रयास करें, शेर, चीता, तेंदुआ और बाघ बिल्ली एक दूसरे से काफी मिलते जुलते, ऐसा लगता है कि वे सभी एक ही पूर्वजों से विकसित हुए हैं। लेकिन वातावरण में परिवर्तन के कारण जीवित रहने के लिए वे अलग अलग स्थानों में बिखर गए, अपने आप को वातावरण के अनुकूल परिवर्तन किए, और धीरे धीरे यह परिवर्तन उनके लिए अलग अलग जातियों की श्रेणी में ला दिया, जिससे आज वह अलग अलग श्रेणियों के द्वारा जाने जाते हैं या पहचाने जाते हैं। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णन के आधार पर नई जातियों की उत्पत्ति पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार से डार्विन के सिद्धांत इन तथ्यों पर आधारित है। अगर यह तथ्य समझ में नहीं आता है तो हम इसे दूसरे तरीके से भी समझने की प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि कुछ चार्ट बनाए जाते हैं जिसके जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि डार्विन के सिद्धांत इतने सारे तो है, उन्हें वैलेस ने चार्ट से आसानी से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें एक तरफ तो तथ्य हैं तो दूसरे तरफ परिणाम। पहला तथ्य, जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता। दूसरा, जीवों की संख्या स्थिर। इसी दोनों को हम इन परिणामों से समझ सकते हैं कि जीवन संघर्ष। तो दूसरे तथ्य, जीव संघर्ष और विभिन्नताओं और आनुवंशिकता। इसे हम परिणाम के रूप में इस प्रकार से समझ सकते हैं, समर्थ की उत्तरजीविता। अब हम इस तथ्य की बात करें तो समर्थ की उत्तरजीविता वातावरण में परिवर्तन के कारण, तो इसका परिणाम यह आएगा कि नई जातियों की उत्पत्ति। इस प्रकार से हम डार्विन के सिद्धांत को वैलेस के चार्ट से आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। डार्विन में सारे सिद्धांत दिए हैं, लेकिन डार्विन के प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत की कमियों को लेकर अनेक विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डार्विन के इस सिद्धांत को किन किन वैज्ञानिकों ने आलोचना की है। आज के वीडियो में बस इतना ही।